हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश अब लेकर न्यू करता है जिसका नाम है क्लास 8 मैथमेटिक्स क्वेश्चन पेपर का सेट पेपर 2, इसका पार्ट नंबर 2। जिसके अंदर जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, पार्ट 1 के नाम से को मैंने सारे आपके एमसी क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिया था और आपके 2 मार्क्स वाले मैंने एक दो तीन क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करा दिए थे। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर में आज की इस वाली क्लास के अंदर हम आगे के जितने भी क्वेश्चन है उसको हम सारे कंप्लीट करने वाले हैं। आपको पता ही होगा जो आपको मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो में आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर में आपको जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं सोल्यूशन करा रहा हूँ वह आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस वाले क्वेश्चन पेपर से आपके एग्जाम के अंदर में आपके जो क्वेश्चंस आने की संभावना जो है एकदम डायरेक्ट आने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर में जितने भी क्वेश्चन आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आएंगे, जिससे कि आपसे स्टूडेंट के आपके एग्जाम के अंदर में 60 में से 60 मार्क्स पूरे पक्के हो जाने वाले हैं। तो फटाफट से इस वाले वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप तो सुनने वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट को जरूर देख लेना, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और आपको इस वाले क्वेश्चन पेपर को देखने से आपको पता चल जाएगा कि आपका क्वेश्चन पेपर आपका आसान आएगा, मुश्किल आएगा, कैसा आएगा, क्वेश्चन के टाइप कैसे कैसे क्वेश्चन के टाइप होते हैं, आपकी प्रिपरेशन कितनी आएगी, ये सब चीजें आपको पता चल जाएगा। ओवरऑल आपका पूरा पूरा डाउट जो आपका होता है माइंड के अंदर में, यह एकदम डर सा थोड़ा सा बना रहता है कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, वो सब सभी चीज हट जाएगा। और आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो लेट्स डू इट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। तो क्वेश्चन पेपर में आपको मैंने बता देता है, सेकंड तक मैंने थर्ड तक क्वेश्चन मैंने करा दिए थे, थर्ड तक क्वेश्चन मैंने करा दिए थे। अब हमारे आगे क्वेश्चन थे उसको हम कंप्लीट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन से हमारे को स्टार्ट करना है। ठीक है, एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करनी है यदि उसके विकर्ण की लंबाई कितना 10 सेंटीमीटर है। वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करना है, इसका वर्ग हमारे वर्ग विकर्ण की लंबाई कितना दे रखा है हमारा 10 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे सोचने लगे विकर्ण से हम कैसे निकाल पाएंगे वर्ग की भुजा, तो इसका फॉर्मूला होता है वैसे निकालोगे। तो देखो, तो विकर्ण की लंबाई कितना है 10 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है आपका हमारे को नहीं पता। ठीक है, तो इसकी आपका जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आपका ये होता है वर्ग की भुजा, एक सेकंड रुक जाना, वर्ग की भुजा बराबर क्या होता है विकर्ण बटे में अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है वर्ग की भुजा बराबर कितना होता है आपका, वर्ग की भुजा बराबर होता है विकर्ण बटे में अंडर रूट 2 होता है। ठीक है, तो विकर्ण मुझे कितना दे रखा है, मुझे विकर्ण मुझे 10 दे रखा है बटे में अंडर रूट 2। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अंडर रूट 2 से 10 तो भाग नहीं कर सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। ये अंडर रूट 2 को ऊपर नीचे दोनों से भाग करना पड़ेगा। तो मैं जब सॉरी गुना करना पड़ेगा, 10 को अंडर रूट 2 से गुना करो कितना बन जाएगा, 10 अंडर रूट 2 बन जाएगा। तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से गुना करो कितना बन जाता है आपका, 2 बन जाता है। ठीक है, तो आप देखो 2 एकम 2 और 2 को 10 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो 5 बटे 2 अंडर रूट 2। तो आपका भुजा की लंबाई कितना आपका आ गया, 5 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर आपका भुजा की लंबाई आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन पेपर का करना था आपको। और आपको मैं बता दूं, आगे क्वेश्चन करने से पहले आपसे को इस वाले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना है, प्लीज प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, एक कमेंट करना जरूर। ठीक है, कमेंट करना मत भूलना, एक जरूर कमेंट करना, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। ठीक है, कमेंट करो और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि 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 मैं आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके लिए मैंने साइंस के क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो मैंने बना दिया है, आगे बाकी आपके सब्जेक्ट है उस क्वेश्चन पेपर का भी वीडियो मैं आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपका एग्जाम क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा 100% रियल रहेगा, इसके जैसे क्वेश्चन पेपर आपको, इससे जो क्वेश्चन पेपर आपको कराऊंगा उसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर में आएंगे। ठीक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी आपको मैं करा दूंगा, तो इसलिए सब्सक्राइब करके रख लो फटाफट से। ये सब्सक्राइब, ठीक है, सब्सक्राइब हो गया, लाइक और कमेंट करना, कमेंट, ये तीनों बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। शेयर भी कर देना, बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना, इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और आपके लिए मैं मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देता रहूंगा। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दो फटाफट से सभी के सभी कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में तीन क्रमगत, ठीक है, तीन क्रमगत सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना है आपका 48 है। ठीक है, तीन क्रमगत सम प्राकृत संख्याओं का योग कितना 48 है, इनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। अब मुझे ये नहीं पता कि प्राकृत संख्या है, सभी को पता है प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है। प्राकृत संख्या जो एक से स्टार्ट होती है, प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, एक से स्टार्ट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सम भी होना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए, जैसे कि 2 4 6 8। ठीक है, सम होना चाहिए, 2 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा सम भी होना चाहिए, प्राकृत संख्या भी होनी चाहिए और तीन क्रमगत है। ठीक है, क्रमगत में आसपास में ही आने, ये आसपास में ही आना चाहिए, ये नहीं कि बहुत दूर में, कोई एक नंबर बहुत दूर का है, एक नंबर पास का है, एक नंबर बीच का, ऐसा नहीं। तीनों आसपास के लाइन में, एक ही लाइन में होना चाहिए और पास पास में होना चाहिए, दूर नहीं। ठीक है, तो तीन ऐसे कौन से नंबर आपको बता दूं, तीन हमारे जो नंबर हैं हमारे हमारे को देखो एक्स वाई जेड, जो तीन क्रमगत हमारे नंबर आएंगे जिनको जोड़ करके हमारा 48 आ रहा है। तो तीन क्रमगत जो सम संख्या आपका कौन कौन सा, 14 16 18 आपका आएगा। ठीक है, तो 16 14 18 को जब हम छोड़ेंगे तो हमारे कितना आएगा, 48 आएगा। और सब इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी आपके, 18 सबसे बड़ी संख्या है। बस हमारे को इतना ही करना था इसका आंसर में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD में एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो ये रहा समांतर चतुर्भुज है, तो हमारे को एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी हमारे को ज्ञात करना है। चलो ज्ञात करते हैं। आपको पता है समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण क्या होते हैं? आमने सामने के कोण क्या, सम्मुख कोण बराबर होते हैं और सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। मतलब कि आमने सामने की ये भुजा बराबर होगा, ये भुजा बराबर होगा, और आमने सामने के कोण ये 80 है, तो ये भी क्या होगा आपका 80 ही होगा। ठीक है, और ये डी मान के चलो ये कितना है 20 है, तो ये भी बी, और बी भी क्या रहेगा आपका 20 ही रहेगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा सी भी हमारे को एंगल बताना था, तो एंगल सी, एंगल ए बराबर एंगल सी हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आपका? सम्मुख कोण से हो जाएगा। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ, इसका आंसर मैंने आगे लिख रखा है, अभी दिखाता हूँ, जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, तो ये रहा मैंने लिख रखा समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं आपके बराबर होते हैं, इसलिए हमारा एंगल ए बराबर एंगल सी होगा, 80 बराबर 80, तो एंगल सी कितना है हमारा 80 हो गया। आगे बात करते हैं समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, ठीक है, संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज के आसन कोण जो आपके होते हैं वह संपूरक होते हैं। मैं आपको समझाता हूँ आसन कोण क्या है। आसन कोण का मतलब है एंगल ए और एंगल बी के आपके आसन कोण है। क्या है? एंगल ए और एंगल बी के आपके आसन कोण है, और ये जो कोण है आपके हैंगे, ये कोण आपके रैखिक युग्म बनाते हैं, और इनका योग क्या होता है आपका 180 होता है। इनके दोनों का योग क्या होता है 180 होता है। तो एंगल हम लिखेंगे एंगल ए एंगल बी बराबर कितना 180 है। एंगल ए मुझे पता है 80 है, ठीक है, एंगल ए पता है मुझे 80 है, और एंगल बी नहीं पता, छोड़ दिया हमने, 180 के बराबर। ठीक है, 180 में से हम क्या 180 में से 80 यहाँ पर प्लस का है, जाके माइनस में हो जाएगा, तो 180 में से 180 में से 80 को घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा 100 बचेगा। तो एंगल बी कितना निकल के आ गया मेरा 100 निकल के आ गया। ठीक है, अब मेरा एंगल बी क्या है मेरा 100 है, तो मेरा एंगल बी 100 है, तो मेरा एंगल डी भी 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि सम्मुख कोण से बराबर हो जाएगा। तो एंगल बी, और हम लिखेंगे एंगल बी बराबर, जैसे मैंने लिख रखा फॉर्मेट में, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे आपने आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि फॉर्मेट में लिखो, बस आंसर सही से लिखना, जैसे जैसे मैंने लिख रखा वैसे लिखना, बस बात खत्म। एंगल बी बराबर एंगल डी हो जाएगा सम्मुख कोण से, क्योंकि सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है। ठीक है, और बात करते हैं एंगल, ठीक है, तो 100 बराबर 100 हो गया, तो मेरे सब निकल के एंगल भी निकल के आया 100, और एक सेकंड, और एंगल सी बराबर कितना 100 है, और एंगल डी बराबर कितना 100 के है। ठीक है, तो ये सब मेरा निकल के आ गया है। ठीक, ओके, तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने में 7 है, उपयुक्त समर सर्व समीकरण का उपयोग करके कर हल कीजिए। हमारे को सर्व समीकरण का उपयोग करके हमारे को इस चीज का हल करना है। देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद हो रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आपको फॉर्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला से हमको इसको वाले क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलो सोल्व करते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? एक बार ए बी प्लस में होता है, एक बार ए बी क्या होता है माइनस में होता है। ठीक है, प्लस माइनस में होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक बार प्लस में लिख देंगे, दोनों संख्या को एक दो प्लस में लिख देंगे। ए मेरा क्या आएगा? ए मेरा 73 है, बी मेरा क्या आएगा? मेरा 27 है। ठीक है, तो अब एक दोनों को एक बार प्लस में कर देंगे, इन दोनों को एक बार माइनस में कर देंगे। प्लस में इन दोनों को प्लस जोड़ेंगे तो हमारा 100 आएगा, इन दोनों को हम घटाएंगे आपस में तो 46 आएगा। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट में दोनों, इसका मतलब क्या है, दोनों आपस में क्या है, गुना में है। ठीक है, 100 और 46 को गुना करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 4600 मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, बस इतना ही करना था यहाँ तक हमारे। चलो, तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट कुछ भी हो तो मुझे कमेंट्स करना, और अभी तक जिन जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को कमेंट भी जरूर कर दो, फटाफट से कमेंट कर दो, क्योंकि हम आपके लिए इन्फॉर्मेटिव, आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी है, आपको पसंद भी आएगा, डेफिनेटली आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, और चैनल पर नया चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो। चलो नेक्स्ट करते हैं, खंड गा करते हैं। ठीक है, तो आपका 8वां क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन है, तो चलो करते हैं 8-10 क्वेश्चन, जो आपके 8 से 10 क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, करते हैं। तो चलो, तो क्वेश्चन आपका 8 है कि के का मान हमारे को ज्ञात करना है। तो के का मान ज्ञात करते हैं, ये रख के 5k प्लस में 3 आपका है ना, उसको हमारे को के का मान ज्ञात करना है। आप लोगों को दिख रहा होगा ये दो बराबर है इसके। ठीक है, तो आपको एक चीज याद रहोगा कि आपका ये 8/5 8/5 क्या आपका सेम है। ठीक है, तो आपको एक इससे ना एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, क्या आ रहा होगा? एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा, ये वाला mn। ठीक है, ए एम, ठीक है, ए की पावर m गुने में ए की पावर n। ठीक है, दोनों के जो क्या है, बेस क्या सेम है, बेस क्या है, सेम है। ठीक है, ए और ए सेम है, तो इसलिए इन दोनों की पावर क्या हो जाता है, और गुना में दोनों गुना में है, इसलिए इन दोनों की पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। उसी प्रकार से जब हमारा सेम है, ये भी इसको पूरा इस पूरे को मान लो ए है, इस पूरे का भी मान लो क्या आपका ए है। ठीक है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इतने हिस्से को सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, चलो, तो मेरा मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरा ये दो मेरा क्या हो जाएगा, सेम हो जाएंगे, उसको मैं ऐसे लिख दूंगा, एक ही लिख दूंगा। ठीक है, और इन दोनों की पावर को -3 और -9 को मैं आपस में जोड़ दूंगा। तो ये मैंने जोड़ा,
जब हम -3 को और -9 को जोड़ेंगे तो हमारे यहाँ पे ये माइनस का साइन, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, साइन क्या आ जाएगा यहाँ पे बीच में, माइनस का साइन आ जाएगा, ठीक है। और माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, मगर साइन क्या रहता है हमेशा, माइनस का रहता है, तो माइनस का 12 आपका आएगा। इसका आंसर कितना है, इस वाले इतने हिस्से का आंसर क्या है, 8/5 और माइनस का 12 है। अब हमारे को क्या दिया गया, अब हमारे को ये लास्ट में हमारे पास ये बराबर हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देख लो, अभी भी देख रहे हो कि 8/5 बराबर है 8/5 के, दोनों बराबर बराबर है, इसलिए इसके जो पावर भी होंगे क्या आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, इनके पावर को आपस में -12 बराबर में हम कर देंगे 5 के प्लस में 3, दोनों को हम पावर को बराबर कर देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो भी हमारे घटने वाले उसको घटा लेंगे, यहाँ पे 3 प्लस में इधर जाके किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -12 और -3 कितने हो जाएंगे हमारे, 15 का हो जाएंगे हमारे, कितना हो जाएगा, -15 हो जाएगा। यहाँ 5 या गुने में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। 5 को 15 से भाग करेंगे, 5 का 5, 5 या 15, तो यहाँ पर जो हमारा के का मान क्या निकल के आएगा, -3 मेरा के का मान निकल के आएगा। इस तरह से इस वाले क्वेश्चन को करना था, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, सरल करना है हमारे को। अब इस वाले में हमारे को बेस क्या आएगा ना, हमारा बेस समान नहीं है, बट हमारे को फिर भी इसमें ना एक जो हमने फॉर्मूला कराएगा इसी वाले चैप्टर से रिलेटेड में, जो हमने ऊपर फॉर्मूला कराएगा उसी से रिलेटेड में एक और फॉर्मूला है, वही सेम हमारे इसमें लगेगा। चलो करते हैं, कौन सा फॉर्मूला है आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a, ठीक है, a की पावर -n बराबर वह क्या होता है, 1/a n के बराबर होता है, ठीक है, 1/a n के बराबर होता है। मतलब कहने मतलब है कि -3 आपका है, मैंने क्या लिखा, मैंने -3 लिखा, उसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, उसको मैं 1/-3 के रूप में मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, 1/-3 के, और माइनस नहीं सिर्फ, और फिर यहाँ पे 1 में करूंगा तो मैं माइनस, मेरे साइन हट जाएगा। उसी प्रकार से जब मेरा ये क्या आएगा, ये मेरा जो 1/3 है, ठीक है, तो ये मेरा 1/3 है, तो मेरा 1/3 तो ये किस में बन जाएगा, मेरा 3 में बन जाएगा, ठीक है। और इसकी पावर कितना है, इसकी पावर आपका माइनस में, तो इसकी पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर प्लस में हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इस वाले का भी 1/5 है, तो ये किस में बदल जाएगा, 5 में बदल जाएगा, और इसकी पावर आपका माइनस का है, तो इसकी पावर कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस पावर क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और ये 1/2 है, तो ये किस में हो जाएगा, 2 में हो जाएगा, और आपका इसकी पावर आपका माइनस में, तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब की वैसे मैंने सबका लिख दिया मैंने, तो ये किस में हो जाएगा, इसमें हो जाएगा, ये वाला इसमें बदल जाएगा, और ये वाला, और आपका ये वाला 2/4 में बदल जाएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट में ये आ जाएंगे, हमारा 3 की पावर 3, 2 की पावर 2, और 5 की पावर 2 और 2 की पावर 4, ठीक है। अब आपको दिख रहा होगा कि हम 3 की पावर 3 है, मतलब कि 3 को 3 बार गुना करना है, कितना आएगा, 27 आएगा। 5 की पावर 2 मतलब 5 को 2 बार गुना करना है, कितना आएगा, 25 आएगा। 5 को 4 बार, 5 की पावर 2 की पावर 4 है, तो मतलब कि 2 को 4 बार गुना करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो। तो 27 हम सब आपस में जुड़े हुए थे, 27, 25 और 16 कितने हो गए आपका, 68 हो गया, तो 68 इसका राइट आंसर है। इस तरह से करना था, बस ये 2 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद कर लेना। सर जितने भी क्लास में इस वाले क्वेश्चन पेपर के अंदर, वीडियो के अंदर में, इससे पहले पार्ट के अंदर में, ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास आपको मैं कराता हूँ, सारे याद क्या करो, वही सब आपके उसी से रिलेटेड में आपके क्वेश्चन आपके आएंगे, और ठीक है, इससे आपको 60 में से 60 मार्क पूरे पक्के हो जाएंगे। हर एक फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है, हर एक किसी फॉर्मूला को याद, ऐसे तो ना मेन चीज ये है ना, किसी फॉर्मूला को याद मत करो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, बस ज्यादा से जितने ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे ना, अपने आप से हर एक फॉर्मूला याद हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रथम, ठीक है, प्रथम ने अपने डॉक्टर के निर्देश अनुसार एक मेडिकल स्टोर से 4% वेट, ठीक है, 4% वीएटी वेट सहित ₹5, ठीक है, ₹550 में दवाइयां खरीदी। क्या है ये वेट, क्या है, वेट का मतलब आपका टैक्स है, 4% का, ये मतलब कि 4% इसमें दवाइयों पे क्या लगा, टैक्स लगा, और उसने इतने ₹550 में दवाइयां खरीदी, मतलब कि ₹550 के अंदर में आपके 4% टैक्स भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो वेट जोड़ने से पहले की कीमत ज्ञात कीजिए, मतलब कि हमारे को 4%, हमारे क्या जो 4% का जो आपका टैक्स लगाएगा उसको हटा करके, हमारा जो 550 में से हम 4% के टैक्स को जब हम हटा देंगे, तो जो भी हमारा जो निःशुल्क, जो भी हमारा बिना टैक्स वाला जो राशि आएगा, वो हमारे को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम इसको कैसे निकालेंगे बिना ऐसे निकलो, तो देखो, तो सबसे पहले हमारे को दिया है कि दवाइयों की कुल लागत कितना है हमारा, रुपया हमारा 550 है। वेट कितने परसेंट, कितने दर का आपका आएगा, 4% इस पर टैक्स लग रहा है, बीएटी, ठीक है। वैल्यू अप्लाइड, अप्लाइड, ठीक है, वैल्यू एडेड, इसका फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स होता है, मतलब कि किसी भी वस्तु पर टैक्स आपका ये रहा, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, वस्तु पे क्या लगेगा, आपका टैक्स जुड़ा हुआ है, इसके अंदर में 550 रुपए के अंदर में टैक्स आपका जुड़ा हुआ है। तो हमारे को जो राशि बताना है, बिना बिना टैक्स वाली राशि बतानी है हमारे को, ठीक है। देखो, माना वेट जोड़ने से पहले की कीमत क्या, मैंने मान लिया पी है, वेट की राशि क्या है, अब देखते हैं वेट की राशि क्या है। तो पी पे देखो, कीमत पे कोई ना कोई पहली कीमत होगी, उस पर कितना 4% का टैक्स लगा होगा, ठीक है। तो हमारा टैक्स, हम 4% का टैक्स है,
तो हम इसको इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं 4 गुने पी बट्टे में 100 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंट के लिए हम क्या लगाते आएंगे बट्टे में, परसेंट के लिए हम नीचे में बट्टे में 100 लगा देते हैं, तो ये परसेंट यहाँ से हट जाएगा, 4 गुने पी हो जाएगा आपका, 100 नीचे में लिख देंगे हम। ठीक है, अब आगे सुनो, कुल लागत कितना है हमारा, कुल लागत हमारे पास 550 है। कुल लागत के अंदर में क्या क्या जुड़ा पड़ा है आपका, एक तो पहले कीमत जुड़ा पड़ा हुआ है, पी मतलब कीमत है, और वेट की राशि मतलब 4%। ठीक है, तो वेट की राशि क्या निकल के आपने मैं ये निकाला था, पी प्लस में 4/पी और बट्टे में आपका 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जिसके बट्टे में कुछ नहीं, इसके बट्टे में 1 लगा लेंगे, और 1 और 100 का एलसीएम लेंगे तो कितना आपका आएगा, 100 ही आएगा। नीचे वाले संख्या को नीचे वाले संख्या से भाग करेंगे, 1 को 100 से भाग करके कितना आपका आएगा, 100 आएगा। 100 को हमारे को क्या कर देना, पी से गुना कर देना, 100 पी हो गया। अब प्लस का साइन है, प्लस का साइन हमने लगा दिया। आगे देखो, 100 को हम नीचे वाले संख्या के नीचे वाले संख्या से भाग करेंगे, अब हम क्या करें, एलसीएम ले रहे हैं, नीचे वाली संख्या के नीचे वाली संख्या से भाग, 100 को 100 से भाग करो कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को 4 पी से गुना करो कितना आपका आ जाए, 4 पी ही आएगा। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पे 100 पी और 4 पी कितना हो गया, 104 पी हो गया, बट्टे में 100 हो गया। ठीक, आगे बात करते हैं, यहाँ पे 100 यहाँ पे गुने भाग में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा, गुने में हो जाएगा, तो ये 55,000 हो जाएगा, ये 55,000 हो जाएगा। ये बट्टे में ये कितना बराबर में कितना है, 104 पी है। अभी 104 जो आपको गुने में दे जाएगा, किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो मैं 104 से, जब मैं इसको 104 से भाग में हो गया मेरा, तो 55,000 और 104, 104 को जब मैं इससे मैं भाग करूंगा, इससे 4 से, ये देखो मैंने भाग कर रखा है। ठीक है, तो इसे भाग करके जब मेरा कितना आएगा, मेरा टोटल जो पैसे मेरा बिना टैक्स वाले पैसे आ जाएंगे 528। ठीक है, 528, अब मेरा 528.85 मेरे आ जाएंगे। तो ये मेरा एक्चुअल प्राइस आएगा बिना टैक्स वाला, ये निकालना था हमारे को। बस इसमें सबसे ज्यादा मेन चीज है, कॉन्सेप्ट आएगा, जो जो मैंने चीजें समझाई वह चीज मेन है, और इसके बाद में भाग करना, थोड़ा सा कैलकुलेशन इसमें मेन है बस। आप इससे इसके लिए क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, अपने आप से इस तरह के क्वेश्चन आपसे भी बनने, जिन बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन नहीं बन पाते उनसे भी बनने पा जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक धातु की छड़ का द्रव्यमान उसकी लंबाई के समानुपाती है। अब धातु की छड़ का जो द्रव्यमान आएगा उसके लंबाई के क्या समानुपाती है। ठीक है, मतलब कि हम लंबाई को बढ़ा देंगे तो द्रव्यमान भी बढ़ेगा, द्रव्यमान को बढ़ा देंगे इसका मतलब कि लंबाई भी बढ़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब देखो, यदि 15 सेंटीमीटर लंबी छड़ का द्रव्यमान कितना है, 195 ग्राम है, तो हमारे को बताना है 227 ग्राम द्रव्यमान वाली छड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आ रहा होगा कि दिया है कि हमारे को दिया है कि लंबाई समानुपाती है, क्या है, लंबाई द्रव्यमान समानुपाती है लंबाई का, और समानुपाती का साइन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, समानुपाती का सम्मान ये होता है। अब हमारे को देखो, द्रव्यमान दिया गया है मेरा इतना, दिया गया 195 दिया गया है, लंबाई मुझे कितना दिया गया, मेरा 15 दिया गया है। ठीक है, लंबाई कितना, 15 दिया गया है, और लंबाई किसी एक चीज से गुना होगा। लंबाई क्या है, हम देखो बात सुनो, मेरा लंबाई डैश मेरा क्या है, लंबाई है, 15 सेंटीमीटर की छड़ की लंबाई है, और वह 195 इसका द्रव्यमान है। तो हम में तो कुछ ना कुछ तो ऐसी संख्या होगा ना, कुछ ना कुछ तो मेरी ऐसी संख्या होगा जिससे कि मेरा क्या बना हुआ है, ये मेरा लंबाई से ये थोड़ी ना बन सकता है, लंबाई से ये नहीं बनेगा। मतलब कि जैसे कि मैं क्या करूंगा, अगर मैं जो ये लंबाई को मैं द्रव्यमान से भाग कर दूं, तो कोई एक ऐसी संख्या मेरा आएगा, लंबाई का द्रव्यमान से भाग मैं इससे मेरा क्या एक संख्या आएगा, वह क्या आएगा, मैं इस भाग करने पे मेरा एक संख्या आ रहा है, 13 संख्या आ रहा है। ठीक है, ये तो मेरा 13 संख्या आपका आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है, एक स्थिरांक आ रहा है। क्या बोलते हैं इसको हम स्थिरांक कहते हैं, क्या कहते हैं, स्थिरांक कहते हैं, एक वैल्यू कहते हैं ये। ठीक है, एक वैल्यू है मेरी। ठीक है, जिसके माध्यम से मैं क्या निकाल सकता हूँ, द्रव्यमान को मैं निकाल सकता हूँ। ठीक है, जिसके माध्यम से मैं द्रव्यमान को निकाल सकता हूँ। तो ये लंबाई के साथ में क्या रहेगा, गुना में रहेगा, तभी जाकर तो मेरा ये इसका 195 आएगा ना। अगर मैं 15 को 13 से गुना कर तभी तो मेरा ये आएगा ना। मैंने सबसे पहले क्या करा, मैंने आपको भाग करके दिखाया, 13 आया, तो मैं 15 को 13 से गुना कर तभी तो मेरा ये भी आ सकता है ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से मेरा लंबाई के साथ में इस तरह क्या है, जुड़ाव पड़ा हुआ है, तो गुने में है मेरा। ठीक है, तो 15 यहाँ पे गुने में इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। मैंने यही स्थिरांक इसके साथ में गुने में है, 15 यहाँ पे गुने में जाके भाग में हो जाए, तो इस तरह कितना निकल के आएगा मेरा, 13 एक वैल्यू निकल के आया, जिसे मैं 15 से गुना करूंगा तो मेरा 195 मेरा आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने इस तरह मैंने निकाल दिया। उसी प्रकार से अब मेरा 227 ग्राम द्रव्यमान वाले छड़ की लंबाई मुझे ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि 227 ग्राम ये समान लंबाई के समानुपाती है। इसको हटाओ, इसको हटा दो, तो 227 ये लंबाई गुणा इसके साथ में के भी जुड़ा होगा। के की वैल्यू तो मुझे पता चल ही गया है, कितना है के की वैल्यू, मेरा 13 है। लंबाई की वैल्यू नहीं पता, छोड़ दिया हमने। 13 को हम यहाँ पे गुणे में जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 227 को 270 को हम गुना करेंगे हम 13 से, तो कितना मेरा निकल के आएगा, मेरा 20। ठीक है, 20.76 मेरा निकल के आएगा लंबाई। अब इसको भाग करके देख लेना, ऐसे आपका आ जाएगा। बस एक चीज हमारा, एक चीज मेन यहाँ पे कंसेप्ट यहाँ पे था, स्थिरांक था कंसेप्ट मेरा। ठीक है, स्थिरांक कंसेप्ट था बस। इस तरह का क्वेश्चन कभी आपके सामने में आए तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक,
तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक बढ़िया तरीके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन 12-13 आगे कराऊंगा मैं आपको, 12-13 क्वेश्चन जो आगे करा दूंगा। 13 देखते हैं, 32 क्वेश्चन करते हैं। देखो, संलग्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए, नीचे दिए गए प्रश्नों का हमारे को उत्तर देना है। ठीक है, इस ग्राफ का अध्ययन करते हैं। ग्राफ का अध्ययन जब हम आप लोग कर रहे हो, देखो दिखाता हूँ। देखो, हमने ग्राफ का अध्ययन किया तो यहाँ पे दिन दिए गए हैं और यहाँ पे आपका तापमान दिया है, मतलब कि दिनों का तापमान दिया गया है कि कौन से दिन पे कौन सा कितना डिग्री तापमान है। ठीक है, तो पहला हमारे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ग्राफ का क्या जानकारी देता है? ग्राफ जानकारी क्या देता है आपका, कौन से दिन पे कितना तापमान है। ग्राफ क्या है, किसी दिन पर कितना किसी दिन कितना तापमान है, इसका इसका जानकारी देता है। ठीक है, ग्राफ हमारे को इस चीज का जानकारी देता है तो हमने लिख दिया। नेक्स्ट देखो, हमारा किस दिन तापमान सबसे कम है, किस दिन तापमान क्या है सबसे कम है। तो ये देखो सबसे नीचे कितने पे 25 है, ये रहा हमारा, इसके बीच में क्या है ये 25 है। तो अपना किस दिन तापमान सबसे ज्यादा कम है, आपका रविवार के दिन पे। आपका क्या, आपको लिखना क्या है, रविवार। तो रविवार लिखना है, रविवार के दिन पे तापमान क्या सबसे कम है। आगे देखो, किस दिन तापमान 31 डिग्री है, 31 डिग्री। देखो 31 कौन से नंबर पे है, तो 31 आपका है ये रहा, 31 ये रहा। तो ये देखो 31 यहाँ पे इसका मिल जाएगा। तो 31 पे कौन सा दिन आपका, बुधवार। बुधवार के दिन पे आपका क्या आएगा, बुधवार के दिन पे आपका 31 डिग्री है। आगे देखो 28 डिग्री तापमान कितने कौन से दिन पे है, 28 डिग्री तापमान, 28 डिग्री ये रहा तापमान। तो 28 डिग्री कौन सा, सोमवार पे, सोमवार को आपका 28 डिग्री तापमान है। नेक्स्ट देखो, सबसे गर्म दिन कौन सा था, सबसे गर्म दिन कौन सा है, सबसे गर्म दिन। तो ये रहा सबसे ज्यादा, देखो सबसे ज्यादा ग्राफ कौन से सबसे ज्यादा कौन से तापमान पे आएंगे, संख्या है 32 पे। 32 पे आपका सबसे ज्यादा गर्म तापमान है। शुक्रवार के दिन कौन से दिन पे है, शुक्रवार के दिन पे आपका सबसे ज्यादा गर्म तापमान है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन था, ये आंसर थे सारे के सारे। तो आशा करता हूँ आप स्टूडेंट को यहाँ तक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से, हर एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी कुछ भी हो तो आपको कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आज की बस आज की इस क्लास के अंदर हम यहीं तक क्वेश्चन करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चन आपके बच गए ना, उसको मैं आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर में पार्ट 3 के अंदर में आपको मैं कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर मैं बिल्कुल पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जितने भी क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हमारे, 5-6 क्वेश्चन बच गए आएंगे, उसको मैं पूरा क्वेश्चन करा दूंगा। 16 तक टोटल क्वेश्चन आपके आएंगे, 16 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना, फटाफट से कमेंट करो, लाइक करो फटाफट से।